नमस्कार मित्रों, आप लोगों को मैं 2019 का एस्टेट लेवल 2 का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। ये पूरा पेपर मैंने बोर्ड पे भी सोल्व करके आप लोगों के लिए डाला है यूट्यूब पे, लेकिन इस पेपर को क्योंकि वहाँ पर पूरा पेपर खुला हुआ नहीं था, इसलिए इस पेपर को भी मैं सोल्व करके आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। अब थोड़ा सा सीधे सवालों के जवाब दूंगा, डिटेल में देखना है तो वहाँ आप लोगों को देखना है। सबसे पहला जो सवाल है आपका वो है कि असंगत कथन को छांटिए। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दीक्षा होती है? बिल्कुल नहीं होती। दीक्षा देने की इच्छा होती है, वो उसको तो दुर्भी संधि कहते हैं, नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा जो होती है। तो ऐसे में आपका जो सही जवाब है दूसरा, असंगति छांटना था। इसका मतलब यही जवाब आपका बिल्कुल सही है। दोपहर से पहले का जो समय होता है उसको पूर्वाहन कहते हैं, ये सही है। और जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी घटना को, ऐसे नज़ारे को, ऐसी किसी भी घटना जो आपने देखी है उसको लोमहर्षक कहते हैं, ये भी सही है। और बालू का युक्त तट या भूमि को सिकता कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो ऐसे में आपका जो 31वां जो सवाल है इसका सही जवाब होगा नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दीक्षा होती है। ये बिल्कुल गलत कथन है। इसको दुर्भी संधि कहते हैं, जैसे मैंने बताया। दीक्षा तो देने की इच्छा को कहते हैं। किस वाक्य में सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है? दूसरा जो आपका शब्द है कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई, अगर आप इसको यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे तो ये कोई जो है अपने आप में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और जब भी किसी पदबंध का अंतिम शब्द अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो जाता है, यहाँ सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। लेकिन संज्ञा से पहले का अगर जितने भी शब्द हैं उसको आप विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा, अगर आप इसको वाले तक अंडरलाइन करते हैं तो ये जो शब्द बन जाएगा, यहाँ तक ये युवा की विशेषता है तो विशेषण पदबंध बन जाएगा। और अगर युवा को भी साथ में ले लेते फिर ये संज्ञा पदबंध बन जाता। राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण को मार डाला, अगर लंका का अत्याचारी राक्षस राज और यहाँ तक अगर इसको आप लेते हैं तो ये आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। और अगर रावण को भी साथ में लेते हैं तब ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। पांचवी मंजिल से गिरा, पांचवी मंजिल से गिरा हुआ, इसका मतलब इसके बाद कौन है, ये भी यहाँ तक विशेषण पदबंध है। लेकिन इसमें सर्वनाम पदबंध केवल पहले में है, तो आपका सही जवाब पहला होगा। उसके बाद अगर आप देखें 33वां सवाल, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको। 33वां सवाल अगर आप इसको पढ़ते हैं कि मद जमा उन्मत्त, मदोन्मत्त, बिल्कुल सही जवाब है भाई। मद जमा उन्मत्त, मदोन्मत्त ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अ पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है और उत्तर पद का जो पहला वर्ण है वो उ है। अ और उ मिलकर के ओ गुण संधि में हो जाता है। विद्वत जमा में मुख, पूर्व पद का अंतिम वर्ण तय है और उत्तर पद का पहला वर्ण पंचम है, तो इसलिए तय का त थ ध ध न बन जाएगा, इसलिए विद्वन्न मुख बन जाएगा, ये भी सही है। तत् जमा उपरांत, पूर्व पद का अंतिम वर्ण त है, उसके बाद घोष ध्वनि है, तो पहला वर्ण तीसरे में चेंज होगा, तो त त थ द मतलब द बन जाएगा। तद और उ साथ में लग करके तदुपरांत बनेगा, इसलिए ये तदोपरांत लिख रखा है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। और आपका जो इसका जो उत्तर बनेगा वो भी तदोपरांत ही बनेगा। सट जमा आनन, सट जमा में आयतन है तो सडायतन बन जाएगा, ये भी 1 का 3 नियम से, यानी प्रथम वर्ण तीसरे में चेंज हो जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? वाक चातुर्य में है, वाणी का चातुर्य कहते हैं इसको। तीर्थाटन में भी है, मतलब तीर्थों पर जो अटन होता है, अर्थात तीर्थों पर जो जाना होता है, जो आप सैर के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, उसको तीर्थाटन कहते हैं। अरण्य रोदन, जंगल में रोना व्यर्थ के कार्य को कहते हैं, ये एक मुहावरा भी है। तो ये अरण्य में रोदन मतलब जंगल में रोना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका विभक्ति चिन्ह लग रहा है, तो ये भी तत्पुरुष है। मीन केतु, ये जो नाम है मछली और केतु के जहाँ भी पर्यायवाची आपस में जुड़ते हैं, चाहे वो मकर ध्वज हो चाहे मीन केतु हो, तो ये सारे के सारे कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। तो ऐसे में जो ये मीन केतु है यही आपका बहुब्रीहि समास है, ना कि आपका तत्पुरुष। उसके बाद आपने तद्भव और तत्सम की दृष्टि से असंगत छांटना है।
वार्ताक व्यंजन को कहते हैं, इसलिए पहले पूर्व में संस्कृत समय पे ये वार्ताक था, बाद में व्यंजन बना। लोहमशा लोमड़ी, जी नहीं, लोमशिका होती है लोमड़ी, तो इसका मतलब यही आपका असंगत है। और मस्तक माथे को कहते हैं, संठिका सोंठ को कहते हैं, ये भी सही है। तो ऐसे में आपका 35वां सवाल के बाद चलिए हम 36वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36वां सवाल है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? भाई गीतांजलि भी अशुद्ध है और विद्वता भी अशुद्ध है। हालांकि विद्वता में कोई विशेष गलती लग नहीं रही है। गीतांजलि में छोटी ई की मात्रा आएगी या फिर बिंदी की जगह यह आएगा, इसलिए आपका दूसरा तो बिल्कुल बी ऑप्शन तो गलत है। पक्षीगण बिल्कुल ठीक है, अकेला पक्षी होता बड़ी की मात्रा, नहीं तो ये छोटी की मात्रा में जब भी बहुवचन में प्रयोग होता है तो पक्षी में छोटी की मात्रा हो जाती है। स्वामी भक्त भी ठीक है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, इसमें तो कहीं पे सार्वनामिक विशेषण नहीं है। जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, यहाँ पर जो है और यहाँ पर उसे है, ये तो सर्वनाम है और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें, अब किताबें जो है ये कुछ जो शब्द है ये आपका किताबों को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। जब भी संज्ञा सर्वनाम से पहले कोई सर्वनाम शब्द आता है और वह उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके बाद आप 38वें सवाल पे चलिए। 38वां सवाल एक बार हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है? गरुड़ अहिभोजी होता है, जी हाँ, सांप को खाने वाला जो है आपका गरुड़ कहते हैं उसको। सांप अहिभोजी जो है वो मोर को भी कहते हैं, हो सकता किसी उसमें पूछा जाए। वैनते विनीता का पुत्र, विनीते का पुत्र भी गरुड़ है, इसलिए दूसरा भी ठीक है। हेरंब भैंसे को कहते हैं, इसलिए हेरंब जो है आपका सही जवाब है। और खगनाथ तो कहते ही पक्षियों का राजा तो गरुड़ है ही। तो वयोवृद्ध में संधि है, वय है जमा में वृद्ध, वय है पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि होगी भाई। उसके बाद किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? स, आ और रोपा, इसका मतलब इसमें तो दो उपसर्ग हैं। सह और गामिनी, हाँ इसमें गमन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ है, सह उपसर्ग है, इसलिए एक उपसर्ग है इसमें। पुनर उद जमा हार पुनरुद्धार बन जाएगा, तो पुनर और उद दो उपसर्ग इसमें हो गए। सम और आ और धी, मतलब धी मूल शब्द है, सम और आ दो उपसर्ग है, इसमें भी दो हैं, तो ऐसे में सहगामिनी जो है आपका सही जवाब होगा। और उसके बाद 41वां सवाल आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अशुद्ध आपने छांटना है। तो अशुद्ध में अगर आप छांटेंगे आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, आनंद की अनुभूति होती है, ये आभास जो शब्द है वो गलत है भाई इसमें, इसलिए ये आभास नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अनुभूति होना चाहिए। तो आपका पहला ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। उसके बाद 42वां, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? आपको लगता है किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्रिया ये बताए आपको कि वहाँ पर इच्छा है, ईश्वर तुम्हारा भला करे, मतलब जितने ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, मतलब इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, मे गॉड ब्लेस यू विदेशन, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं मतलब भगवान से कोई इच्छा होती है उसको इच्छार्थ वृत्ति कहते हैं, इच्छार्थ मूड कहते हैं। ये आपका प्रकार अर्थ कुछ भी कह लीजिए, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद आप चलिए, उसके बाद हम अगले 43वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब देखते हैं। भाववाच्य चुनिए, आपको भाववाच्य देखना है। भाववाच्य में क्या होगा? गर्मियों में रोज़ नहाया जाता है, या नहाना एक क्रिया है, गर्मियों में रोज़ नहाया जाता है, किसी के द्वारा तो नहाया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये भाववाच्य है, नहाना क्रिया है लेकिन इसमें कर्म नहीं है और ये भाववाच्य का है, यही आपका सही जवाब है। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, ये सीधा मतलब है कि नानी द्वारा कहानी सुनाएगी, ये कर्मवाच्य है क्योंकि कहानी इसमें कर्म है। कुत्ता सारी रात भौंकता है, ये कृतवाच्य का है। किसानों द्वारा फसल काट ली गई, ये भी कर्मवाच्य है क्योंकि फसल इसमें कर्म है। तो उसके बाद 44, निम्न में से संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? विज्ञापन दाता, विज्ञापन ज्ञ होता ही हिंदी में है भाई, मतलब संस्कृत से निकला है। दाता दा धातु से निकला, ये भी दोनों के दोनों संस्कृत के शब्द निकल करके हिंदी में तद्भव रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये दो भाषाओं का नहीं है। डबल अंग्रेजी का है, रोटी
जो है दूसरी भाषा का शब्द है। आम, चुनाव, आम और ख़ास ये फारसी का है। चुनाव जो है आपका संस्कृत का शब्द है या हिंदी का शब्द है। ऐसे में आपका दो भाषाओं का हो गया। हिंदीकरण, हिंदी फारसी का शब्द है और करण, करना क्री धातु से निकला हुआ ये तद्भव रूप है। इसका मतलब ये भी हिंदी का है। तो ऐसे में आपका जो संकर शब्द नहीं है वो है विज्ञापनदाता। वह दिन भर खेलता रहा। खेलता रहना मतलब ये लिखता रहा है, तो लिखता जो शब्द है, लिखना क्रिया है, और दिन भर कितने समय तक, कितना काल उसने लगाया, कितना समय लगाया, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। आपका ए ऑप्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस पेपर को मैं बोर्ड पे भी सोल्व करके आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। कोई बात समझ में ना आई तो उस पर लिखने की कोशिश की है। तो धन्यवाद। छोटा वीडियो बनाने के लिए मैंने ये आपके लिए डाल दिया। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए ये डाल रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।